एपिसोड 745। जॉन लमूडा कोई मामूली शख्स नहीं था। माना कि एक बार हमसे मात खा गया, लेकिन लमूडा जैसे ही शहजोरों के लिए कहा गया है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। मुझको और सोनिया को भी बाज हालात में नाकामियों का मुंह देखना पड़ा है। हमेशा कामयाब होने वाले अंदाजे की एक जरा सी गलती से नाकाम हो जाते हैं। जॉन लमूडा का फौजी रिकॉर्ड ये था कि वो तेजी से सोचता है, तेजी से अमल करता है, दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस दुश्मन के पीछे पड़ जाता है उसे जहन्नुम में पहुंचाकर दम लेता है। उसके रिकॉर्ड में सिर्फ एक जगह नाकामी लिखी हुई थी, दूसरी बार हमारे मुकाबले में नाकाम हो गया था, वरना कामयाबियां और कामरानियां उसके कदम चूमती थीं। खुसूसन ऐसे वक्त जब वो जख्मी शेर की तरह पलटकर हमले करता था। उस रिकॉर्ड के मुताबिक आइंदा उसका हमला हमारे लिए तशवीशनाक हो सकता था। वो किन पहलुओं को मद्देनजर रखकर मंसूबे बनाता था, ये भी हम नहीं जानते थे। जो बाद में मालूम हुआ उसका जिक्र अभी कर रहा हूं। जनरल को जॉन लमूडा पर सबसे ज्यादा भरोसा था। उसने जनरल का ओहदा संभालते ही लमूडा को अपना मुशीर खास बना लिया था। उसकी वफादारी पर कोई शुबा न था, इसलिए उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर टेलीपैथी का इल्म दिया था। जॉन लमूडा ने जनरल से कहा, तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक मैरीना है, उसे काबू में करना जरूरी है। जनरल ने कहा, मैं समझता हूं वो सोनिया से हमारे टेलीपैथी जानने वालों को वापस छीन कर ला रही है, जबकि ये बात मजे के खेस है। मैरीना फराद की फैमिली से मुतासिर हो गई है और हमें किसी वक्त भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो टेलीपैथी जानने वालों की एक अलग टीम बना रही है। हमें उसके मुकाबले में एक दूसरी टीम की तश्कील करनी चाहिए। जॉन लमूडा ने ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट जैसे ओहदों को कायम करने का मशवरा दिया। उसके मुताबिक 5 अफराद को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर उन्हें टेलीपैथी का इल्म दिया गया, लेकिन मशीन के जरिए उन 5 के दिमागों में ये बात नक्श कर दी गई कि वो अपने अंदर जॉन लमूडा की सोच की लहरों को कभी महसूस नहीं करेंगे। जॉन लमूडा की ऐसी ही चालाकियों से जनरल खुश रहता था। उसने टेलीपैथी का शोबा ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट्स के हवाले कर दिया था। उनकी तरफ से फरेबदेही का अंदेशा नहीं था, क्योंकि उन 5 के दिमाग जॉन लमूडा की मुट्ठी में थे। वो और जनरल खामोश तमाशाई बनकर मैरीना और 5 ब्लैक सीक्रेट और ब्रेन मास्टर की तकरार देखते थे। दोनों एक दूसरे के टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप कर रहे थे। जब लमूडा ने देखा कि मैरीना का पलड़ा भारी है और ब्लैक सीक्रेट नकारा हैं, तो उन्होंने 5 को काल कोठरी में भेज दिया। वो मैरीना पर काबू ना पा सके। ये यकीन हो गया कि वो लड़की फराद की फैमिली के मजबूत कले में पनाह ले रही है। फिर ये बात छुपी ना रही कि जनरल का एक खास ख्याल खानी करने वाला है। लमूडा ने जनरल से कहा, फराद और मैरीना मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और किसी न किसी दिन मुझे ढूंढ निकालेंगे। लिहाजा दानिशमंदी यह है कि मैं खुद उन्हें अपने करीब आने का मौका दूं और उनसे अनजान बनकर करीब से उन्हें देखता और समझता रहूं। उन्हें अच्छी तरह समझने के बाद ही मैं उनकी शहरत पकड़ने में कामयाब हो सकूंगा। इस प्लानिंग के पेश नज़र नए सुपर मास्टर को उल्लू बनाया गया। उसके कान में यह बात डाली गई कि जनरल ने चंद रिटायर्ड फौजियों की खिदमात हासिल की हैं। जब से लमूडा जनरल के पास आया है, तब से वो ऐसी चालें चल रहा था कि जनरल को कहीं से कोई अंदेशा नहीं रहता था। उसे सुपर मास्टर से भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि उसे सुपर मास्टर के ओहदे पर लाने से पहले एक बार उसे धोखे से असाबी कमजोरी में मुब्तला किया गया था, और लमूडा ने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग में यह नक्श कर दिया था कि वो कभी लमूडा की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। जब मैरीना ने सुपर मास्टर को ट्रैप किया और तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना मामूल बनाया, तो लमूडा छुप कर यह तमाशा देख रहा था। बेचारा सुपर मास्टर खाक नहीं जानता था कि काल कोठरी से 5 कैदी रिहा किए जाएंगे। लमूडा ने जो बातें नक्श कराई थीं, वही वो मैरीना से कह गया। बाद में मैरीना को मायूसी हुई। 5 कैदी रिहा किए गए थे, मगर वो डमी थे। दूसरी बार मैरीना ने सुपर मास्टर के चोर ख्यालात से मालूम किया, ऐसे कितने रिटायर्ड फौजी हैं जिनकी खिदमात जनरल ने हासिल की हैं। सुपर मास्टर के चोर ख्यालात ने 7 फौजियों के नाम, पते और फ़ोन नंबर बता दिए। मैंने भी मरीना की सोच का लहजा इख्तियार करके बिल्कुल यही मालूमात हासिल की थीं, लेकिन लमूडा को मेरे मुताल्लिक कुछ मालूम ना हो सका, क्योंकि जब मैं मालूमात हासिल कर रहा था उस वक्त लमूडा सुपर मास्टर के दिमाग में नहीं था, और मुझे ये मालूम नहीं था कि मरीना भी मेरे ही तरीक़ेकार के मुताबिक जनरल के खास टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंचना चाहती है। यूं देखा जाए तो जॉन लमूडा अपनी जहानत से सुपर मास्टर को, मरीना को और मुझको अपने मंसूबे की उंगलियों पर नचा रहा था, और हम बेखबरी में नाच रहे थे। मैंने पारस को जॉन लमूडा की निगरानी पर मामूर किया था।
जबकि लमूडा नजर नहीं आया था। एक बार उसकी बीवी कार में गई थी, दूसरी बार एक 12 बरस का लड़का साइकिल पर कहीं गया था। पारस ने उनका ताक़ुब नहीं किया था, जबकि लमूडा यही देखना चाहता था कि मैरीना अपने टेलीपैथी जानने वालों के साथ उसकी बीवी बच्चों का ताक़ुब कर रही है या नहीं। लमूडा का मंसूबा बड़ा ही जामे और ठोस था। मैरीना के टेलीपैथी जानने वाले मिक्की मैथ्यू और कैनी पॉल ताक़ुब के लिए चल पड़े थे। कैनी पॉल लमूडा की बीवी का पीछा कर रहा था और मिक्की मैथ्यू 12 बरस के लड़के से दोस्ती करते हुए पाया गया था। लमूडा अपने बीवी बच्चों के दिमागों में पहुंचकर यह हरकतें देख रहा था, लेकिन उसने अपनी बेटी कानूवाना के दिमाग से कुछ मालूम नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि पारस ने कानूवाना के करीब जाने की हिमाकत नहीं की थी। जो कोयले की कान के करीब से गुजरता है उसके मुंह पर कालक जरूर लगती है। हवा का झोंका कोयले की स्याही उड़ाकर चेहरे तक पहुंचा देता है। चूंकि मेरा बेटा कोयले की कान से नहीं गुजरा था, इसलिए मैं सिर्फ मैरीना का जिक्र करूंगा। उसके मुंह पर नाकामी की कालक लग गई थी। ये सरासर हिमाकत थी कि कैनी पॉल लमूडा की बीवी के करीब किया था, उसे मुखातिब किया था ताकि मैरीना उसकी बीवी की आवाज़ सुन सके। इसी तरह मिक्की मैथ्यू ने 12 बरस के लड़के की आवाज़ मैरीना को सुनाई थी। दूसरी तरफ जनरल के जासूस उनकी ताक में थे। उन्होंने कैनी पॉल और मिक्की मैथ्यू की कारों के नीचे डिटेक्टिव आला लगा दिया। उस आले ने निशानदही करते हुए सुराग रसानों को उनकी रिहाइशगाह तक पहुंचा दिया। ये जॉन लमूडा की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अक्सर लोग कामयाबी की खुशी में हिमाकतें कर जाते हैं, लेकिन लमूडा ने तहम्मुल से काम लिया। मिक्की मैथ्यू और कैनी पॉल को नहीं छेड़ा, उन्हें आज़ाद रखा ताकि मैरीना के आइंदा के इक़दामात को देख सके। फिर यह हुआ कि मैरीना ने अपने मातहतों की ड्यूटी बदल दी। कैनी पॉल की जगह शिल्पा आ गई और मिक्की मैथ्यू की जगह जूडी नॉर्मन ने ले ली। जूडी नॉर्मन की वाइफ चोरा चोरी जल्दी मां बनने वाली थी, इसलिए अस्पताल में थी। आधी रात के बाद शिल्पा ने लमूडा की बीवी के दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसके जरिए बेडरूम के दरवाजे पर आई। लमूडा अलहदा बेडरूम में था। बीवी ने दस्तक देकर कहा, मेरे पेट में सख्त तकलीफ है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लमूडा ने बंद दरवाजे के पीछे से कहा, क्या मुसीबत है, चलो कार में जाकर बैठो, मैं आ रहा हूं। उसकी वाइफ पोर्च में आकर कार में बैठ गई। दूसरी तरफ मैरीना ने जूडी नॉर्मन से कहा, 12 बरस के लड़के को अगवा करो ताकि लमूडा बेबस हो जाए। जूडी नॉर्मन ने हुक्म की तामील की। जब लमूडा अपनी वाइफ के साथ कार में बैठकर डॉक्टर की तरफ रवाना हुआ तो उसने उसके बेटे को नींद की हालत में बिस्तर से उठाया, उसे चलाता हुआ कोठी के बाहर लाया, फिर अपनी कार में बिठाकर उसे ले जाने लगा। ऐसे ही वक्त आगे पीछे से पुलिस की गाड़ियों ने रास्ता रोक लिया। जूडी नॉर्मन को गन पॉइंट पर गिरफ्तार करते ही एक इंजेक्शन के जरिए बेहोश कर दिया गया ताकि मैरीना उसके बचाव का कोई रास्ता न निकाल सके। लमूडा की वाइफ जिस कार में डॉक्टर के पास जा रही थी, उसे एक रास्ते पर चारों तरफ से शिल्पा और उसके आदमियों ने रोक लिया। फिर शिल्पा ने कहा, जॉन लमूडा, गाड़ी से बाहर आ जाओ, तुमने जनरल की बड़ी खिदमत कर ली, अब हमारी खिदमत करोगे। गाड़ी से बाहर आने वाले ने कहा, तुम्हें धोखा हुआ है, मैं लमूडा नहीं हूं। हाँ, मगर वो लमूडा मेरे दिमाग में मौजूद है, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकोगी, मेरे दिमाग के अंदर रहने वाले को पकड़ नहीं सकोगी। शिल्पा ने चौंक कर देखा। इस चारा पर चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ रही थीं। वो चारों तरफ से घिर गई थी, किसी सम से भागने का रास्ता न रहा था। एक अफसर इंजेक्शन लगाने की सिरिंज हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में मैरीना कह रही थी, इस सिरिंज से बचने की कोशिश करो, मुझे इस सिरिंज वाले की आवाज़ सुनाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। शिल्पा ने पीछे हटते हुए इस अफसर से पूछा, तुम कौन हो? दूसरे सिपाहियों ने उसे पीछे हटने से रोक दिया, उसे जकड़ लिया। वो अफसर जैसे गूंगा बहरा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से सिरिंज की सुई उसके बाजू में बेबस कर दी। उसके बाद शिल्पा अपने आप से गाफिल होती चली गई। मैरीना ने पहले जूडी नॉर्मन को बेहोश होते देखा, फिर शिल्पा भी गिरफ्तार हो गई। इस तरह समझ में आ गया कि जॉन लमूडा कोई तरने वाला नहीं है, वो जल्द ही उसे भी निकल लेगा। खतरे का यकीन होते ही वो ख्यालखानी की छलांगे लगाती हुई मिक्की मैथ्यू और कैनी पॉल के दिमागों में आ गई। उनकी दिमागी हालत निहायती नाजुक थी, यानी वो बेहोश थे और मैरीना उनके दिमागों से कुछ मालूम नहीं कर सकती थी। वैसे ये मालूम हो गया कि वो बाजी हार गई है। एक ही रात में 4 टेलीपैथी जानने वाले उसके हाथों से निकल गए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान था। 4 टेलीपैथी जानने वालों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है और उनमें जूडी नॉर्मन उसके लिए बहुत अहम था। उसने इतना बड़ा नुकसान पहले कभी नहीं उठाया था, कभी इतनी बड़ी शिकस्त का सामना नहीं किया था। और तौहीन की बात यह थी कि किसी ने आज तक इस तरह उसे उल्लू नहीं बनाया था।
वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसका दिल टूट रहा था। इतनी बड़ी नाकामी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। उसे अपनी टेलीपैथी जानने वाले बहुत अजीज थे। वो उनसे वफादार कुत्तों की तरह प्यार करती थी। जोरा जोरी माँ बनने वाली थी, उसका ख्याल रखती थी। जोरा जोरी के बारे में सोचते ही वो चौंक गई। जॉन लमूडा ने जूडी नॉर्मन को गिरफ्तार करने के बाद जोरा जोरी के मुताल्लिक जरूर मालूम किया होगा। नॉर्मन के दिमाग को कमजोर बनाकर उसके चोर ख्यालात के मुताल्लिक जरूर मालूम किया होगा कि जोरा जोरी एक बहुत महंगे हॉस्पिटल में है। उसने ख्यालखानी की परवास की। जोरा जोरी के पास पहुंच गई। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। वो बेहोश थी। बेहोशी में बता रही थी कि उसे भी अगवा किया गया है। गोया वो एक ही झटके में 5 टेलीपैथी जानने वालों से महरूम हो गई थी। वो अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते बिस्तर पर आकर औंधे मुंह गिर पड़ी। पारस उसे प्यार से चारों शाने चित करता था। जनरल ने हिकारत से मुंह के बल गिरा दिया था। अब उसे अकेलेपन का शिद्दत से एहसास हो रहा था। अक्सर ऐसे नुकसानात होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। ठीक है, नुकसान पूरा नहीं होता, लेकिन रोने और आंसू दिखाने के लिए तो कोई अपना हो। पारस होता तो उसके गले लगकर रोती और दिल का गुबार निकाल देती। औरत ऐसी भी नंगी ना हो कि आंसू पोंछने के लिए अपना दामन भी ना मिले। उसने ख्यालखानी की परवास की। पारस के दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस रोक ली। वो दूसरी बार आकर कहने लगी, पारस मैं रो रही हूं। रोती रहो, गेट लॉस्ट। उसने फिर सांस रोक ली। वो झुंझलाकर तकिए को मारने और नोचने खसोटने लगी। सदमा था, शिकस्त खाने का गम था, पारस की बेरुखी का गुस्सा था, अपनी तन्हाई का और बेयारी और मददगारी का था। वो फिर पारस के पास आई। उसने फिर सांस रोक कर भगा दिया। उसे सहारे की जरूरत थी। सहारे के बगैर संभल नहीं सकती थी। वो गुस्से के बावजूद समझ रही थी कि उसने पहले ही मजबूत सहारों को तोड़ दिया था। कभी ठोकर खाने और तन्हा रह जाने वाली बात नहीं सोची थी। आखिर वो सोनिया के पास गई। उसके दिमाग में पहुंचते ही रोने लगी। सोनिया ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो हिचकियां और सिसकियां लेते हुए बोली, मैं बुरी तरह टूट गई हूं। जनरल के ख्यालखानी करने वाले जॉन लमूडा ने मेरे 5 ख्यालखानी करने वाले छीन लिए हैं। क्या तुम नाकामी के वक्त रोती हो? मैं कभी नहीं रोती, लेकिन पारस मुझे रुला रहा है। मैं उसके पास जाती हूं, वो सांस रोक लेता है। अपना ही मर्द ऐसे वक्त मुंह मोड़ ले तो क्या रोना नहीं आएगा? मैं समझ गई, उसे भी समझा देती हूं। मैं सो रहा था, सोनिया ने मुझे जगाया। फिर कहा, मेरीना मेरे पास आई है। लंबूडा ने उसे 5 टेलीपैथी जानने वालों से महरूम कर दिया है। ऐसे वक्त पारस को सहारा बनना चाहिए, लेकिन वो मेरीना से बेरुखी दिखा रहा है। मैंने कहा, मेरीना को समझने दो, वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम मुझ पर अंधा एतमाद करती हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को किसी न किसी पर पूरी तरह भरोसा करना पड़ता है। सोनिया ने कहा, सुन रही हो मेरीना, बात सिर्फ पारस की नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में हम औरतों के लिए कोई भी एक मर्द होता है जिस पर हर हाल में भरोसा करना होता है। भरोसे के बगैर अज़दवाजी जिंदगी नहीं गुजरती। मम्मा, मुझे गलती का एहसास हो गया है। आइंदा मैं पारस को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, सोनिया ने मुझसे कहा, पारस को समझाओ कि वो हमारी बेटी के आंसू पोंछे। मैं पारस के पास आ गया। उसने सांस रोक ली। मैं दूसरी बार उसके पास गया। वो गुस्से से बोला, तुम 1000 बार आओगी, 1000 बार भगाऊंगा। जाओ और अपने गिरेबान में। मैंने बात काट कर कहा, मैं हूं, गुस्सा थूक दो। ओ पापा, वो बेवकूफ मुझे परेशान कर रही है। हम गधे परेशान होने के लिए ही गधी पालते हैं। जब पाल ही लिया है तो झुंझुलाहट क्यों है? देखिए, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि वो खुदगरज है, मक्कार है, अपने मतलब के लिए दोस्ती कर रही है। तुम्हारी ये राय पहले दुरुस्त थी, अभी उसे जबरदस्त ठोकर लगी है। जॉन लमूडा ने उसके 5 टेलीपैथी जानने वाले छीन लिए हैं। वो बुरी तरह टूट गई है, बिखर गई है। उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मैं उसे भेज रहा हूं, उसका दिन न तोड़ना। मैंने सोनिया के पास हाजिर होकर पूछा, मेरीना है? हाँ, मेरे पास है। उसे पारस के पास जाने को कहो। वो फौरन ही सोनिया के दिमाग से निकलकर पारस के पास आ गई। फिर कहने लगी, मैं रो रही थी, तुम्हें मुझ पर मोहब्बत नहीं आई? अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर रोगी तो मोहब्बत नहीं आएगी, हंसी आएगी। मैं सच्चे दिल से कहती हूं, मुझे गलती का एहसास हो गया है। चलो, अच्छा हुआ। मैं इतना बड़ा नुकसान उठाकर तन्हा नहीं रह सकूंगी। मुझे अपने पास बुलाओ।
मुझसे कहो मेरी जान, मेरे बाजुओं में आ जाओ। अभी मेरे लिए प्यार के बोल जरूरी हैं। तुम अभी मेरे पास आकर दूसरी गलती करोगी। तुम्हारे 5 मातहत इसी शहर में पकड़े गए हैं। हम भी इसी शहर में हैं। लमूडा बहुत दूर तक सोचता है। वो और जनरल अच्छी तरह समझ गए हैं कि तुम हमारी फैमिली में शामिल हो गई हो। इतना बड़ा नुकसान उठाकर उस फैमिली के किसी फर्द से जरूर मिलने जाओगी। उनके जासूस आज रात भर मशकूक लड़की का मुहासबा करेंगे। हाँ, ठीक कहते हो। वो मेरे अतराफ भी जाल फैला रहे होंगे। मुझे ताज़ा हवा के लिए लॉन में भी नहीं जाना चाहिए। मेरा मशवरा है, आंखें बंद करो, दिमाग को हिदायत दो और गहरी नींद हासिल करो। सुबह बेदारी के बाद ताज़ा दम रहोगी। फिर हम सोचेंगे कि ईंट का जवाब किस तरह पत्थर से दिया जाए। हम अभी सोचेंगे। मैं सोना नहीं चाहती। तुमने मुझे अधूरी नींद से जगाया है। इस वक्त मेरे दिमाग पर बोझ है। मैं तुम्हें कोई माकूल मशवरा नहीं दे सकूंगा। क्या तुम मेरी खातिर आज रात जाग कर नहीं गुजार सकते? तुम्हारे हुस्न शबाब की खैर हो। बड़ी रातें जगाई हैं, आज भी जगा लो। ये आंखें तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। पारस, मैं ऐसी ही बातें सुनना चाहती हूँ। प्लीज मेरे दिल से बोझ उतारते रहो। दरअसल तुम नाकामी को तस्लीम नहीं कर रही हो, इसलिए ये बोझ बन गई है। फराग दिली से मान लो और कहो, मैंने ठोकर खाई है, लेकिन नए हौसले से उठकर खड़ी हो गई हूँ। नाकामियां मायूस करने के लिए नहीं, नया हौसला पैदा करने के लिए हमारी जिंदगी में आती हैं। बेशक मैं नाकामी को तस्लीम करती हूँ और अब नए हौसले के साथ दुश्मनों का मुकाबला करूंगी। अब मैं तन्हा नहीं हूं, मेरा पारस मेरे साथ है। अब तुम्हारे पास कितने ख्याल खानी करने वाले रह गए हैं? सिर्फ 2 रह गए हैं, पॉप हॉपकिन और वार्नर हैग। तुमने बताया था कि पॉप हॉपकिन तुम्हारा मुखालिफ है और तुमने उसे जबरन अपना मामूल बनाया है। हाँ, वो ब्रेन मास्टर का साथ दे रहा था। जब मुझे पता चला तो मैंने उसकी खोपड़ी उलट दी। उसे नीम पागल बना कर रखा है। उसे खामखास जाया कर रही हो। उसे कोई काम लो। मेरे पास ज्यादा ख्याल खानी करने वाले थे, इसलिए मैंने पॉप हॉपकिन को एक तरफ फेंक रखा था। और उन 3 ख्याल खानी करने वालों के मुताल्लिक क्या ख्याल है जिन्हें पापा तुम्हारे तारीख कैद खाने से ले गए थे? पापा ने कहा था मैं जब चाहूं उन तीनों को वापस ले सकती हूं। गोया तुम्हारे पास फिर 5 ख्याल खानी करने वाले हो गए। हाँ वाकई पारस, नाकामी के सदमे ने मुझे इस पहलू पर सोचने नहीं दिया कि 5 का नुकसान उठाया है तो मेरे 5 इस तरह भी पूरे हो सकते हैं। ओह गॉड इज ग्रेट। मैं बहुत खुश हूं। बेहतर है हम बातों में वक्त ज़ाया ना करें। हमें जनरल को मुंह तोड़ जवाब देने की तदबीर सोचना चाहिए। तुम कहोगे तदबीर सोचने के लिए नींद पूरी करना जरूरी है। ये बात मैं कहूंगा तो तुम समझोगी मैं तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूं। वो हंसते हुए बोली, अब मैं खुद कह रही हूं। 5 का खसारा पूरा होने के बाद मुझे इत्मीनान हो गया है। मैं मानती हूं हमें अभी सोना चाहिए। सुबह नए हौसले से काम शुरू करेंगे। यानी अब तुम मुझसे पीछा छुड़ा रही हो? वो फिर हंसते हुए बोली, क्या ही अच्छा होता मैं तुम्हारी आगोश में होती, फिर हम नींद में भी ना बिछड़ते। पारस ने चुटकी बजाकर कहा, आ गई तदबीर। तुम मेरे पास आ सकती हो? क्या? हाँ बिल्कुल सच। कैसे आ सकती हूं? कोई खतरा पेश नहीं आएगा? आएगा। तुम बाहर निकलोगी, वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और जिसे पकड़ कर ले जाएंगे वो तुम्हारी डमी होगी। फैंटास्टिक आइडिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लड़की को डमी बनाया जाए। किसी लड़की की आवाज़ सुनने के लिए उल्टे सीधे फ़ोन नंबर डायल करने होंगे। हो सकता है हम में से किसी का फ़ोन डिटेक्ट किया जा रहा हो। ठहरो, मैं सोचती हूँ। एक लड़की मुझे याद है, आज शाम को मिली थी। बड़ी प्यारी सी आवाज़ थी, इसलिए मुझे याद रह गई। उसके पास जाओ, उसे अपनी डमी बनाओ। इस काम में देर होगी, तुम सो जाओ। अब मेरा दिमाग तेज़ी से काम कर रहा है। मैं अपनी डमी को जनरल और जॉन लमूडा तक पहुंचा दूंगी। उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि मेरीना नाकामी से टूटकर उनके सामने झुक गई है। वाह मेरी जान, वाकई तुम जहानत से सोचती हो। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हासिल हो गई। उस लड़की की आवाज़ और लहजे को याद करने लगी। फिर अच्छी तरह याद करने के बाद उसने ख्याल खानी की परवास की। उसके दिमाग में पहुंच गई, लेकिन फिर वापस आ गई। उस लड़की ने सांस रोक ली थी। मेरीना ने हैरानी से सोचा, ये कौन है? सांस रोकने का हुनर जानती है। क्या इसका ताल्लुक किसी तंजीम से है? वो फिर उसके दिमाग में आई। लड़की ने पूछा, कौन हो तुम? मेरीना ने कहा, दोस्त हूं। दोस्त का कोई नाम होगा। फिलहाल मुझे सिस्टर कह सकती हो। क्या अपना नाम बताओगी? फिलहाल मुझे भी सिस्टर समझ लो।
वैसे तुम बड़ी चालाकी से मेरे चोर ख्यालात पढ़ने की कोशिश कर रही हो। चलो अपनी हसरत पूरी कर लो। तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। तुमने अपने दिमाग के तहखाने को लॉक कर दिया है। कोई तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा। अब काम की बातें करो। मेरे दिमाग में कैसे पहुंची हो? क्या मुझे पहले कहीं देखा है? मेरी आवाज सुनी है? आज शाम को रॉयल गार्डन के ओपन रेस्टोरेंट में तुम वेटर से कुछ कह रही थी। मैं पास वाली मेज पर थी। तुम्हारी आवाज की शीरीनी और लहजे की नज़ाकत मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम मुझे याद रह गई। आने का मकसद क्या है? मैं तुम्हें एक आम सी लड़की समझ रही थी। एक मामले में तुम्हें अलायकार बनाकर इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन तुम बड़ी पुरस्कार लग रही हो। प्लीज मुझे बताओ तुम कौन हो? ताली दोनों हाथों से बजती है। पहले तुम तारुफ कराओ। तुम जिद करती हो तो बता रही हूं। वादा करो दोस्त बनकर रहोगी, मुझे धोखा नहीं दोगी और अपना सही तारुफ कराओगी। मैं वादा करती हूं। अपना नाम और काम बताओ। मैरिना ने कहा, मेरा नाम शिल्पा है। मैं अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना चाहती हूं। कौन है तुम्हारे दुश्मन? ये अभी बताऊंगी। पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम मैरिना डिफोजा है। मैरिना एकदम से उछल पड़ी। तुम झूठ बोलती हो। लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम मेरा नाम सुनकर क्यों भड़क रही हो? क्या मेरे नाम से कोई अदावत है? मैं मैरिना की आवाज और लहजे को खूब पहचानती हूं। तुम्हारी आवाज और लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है नहीं, मुख्तलिफ बना लिया है। अपनी पिछली आवाज और लहजे को खत्म कर दिया है, ताकि जनरल और जॉन लमूडा कभी मेरे दिमाग तक ना पहुंचने पाए। मरीना का मुंह हैरत से खुल गया। वो लड़की मरीना के दुश्मनों को अपना दुश्मन बता रही थी। खुद को मरीना साबित करना चाहती थी। वो एक मुअम्मा बन गई थी। ये मालूम करने का तजस्सुस शदीद हो रहा था कि वो कौन है। क्या जॉन लमूडा किसी नई टेलीपैथी जानने वाली को ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए एक नई मरीना बनाकर पेश कर रहा है? यही हो सकता था। अब यह देखना था कि वो नई मरीना टेलीपैथी जानती है या नहीं। ये जानने के लिए मरीना उसके दिमाग से वापस आ गई। थोड़ी देर बाद फिर वही हुआ जो उसने सोचा था। वो दिमाग में आकर कहने लगी, हेलो सिस्टर, मेरे दिमाग से क्यों चली आई? तुम्हारी चालबाजी मालूम करने के लिए। अब हकीकत खुल गई है। तुम जॉन लमूडा और जनरल की आलायकार हो। ये झूठ है। मैं अपने पारस की कसम खाती हूं कि किसी की आलायकार नहीं हूं। मुझे गलत ना समझो। मैरीना हलक फाड़ कर कहने लगी, तुम मेरे पारस की कसम खा रही हो? वो भी हैरानी से बोली, तुम्हारा पारस? क्या तुम्हारे शौहर का नाम पारस है? मैरीना ने पूछा, क्या तुम्हारे शौहर का ये नाम है? नहीं, मैरीना ने कहा, वो मेरा शौहर नहीं, महबूब है। मैरीना ने सांस रोक ली। नई मैरीना चली गई। वो दोनों हाथों से सर थाम कर सोचने लगी, ये नई मुसीबत कहां से पैदा हो गई। यकीनन जनरल और लमूडा कोई चाल चल रहे हैं। वो फिर नई मैरीना के पास आई। उसे कहने लगी, क्या तुम साबित कर सकती हो कि पारस तुम्हारा महबूब है? तुम सबूत मांगने वाली कौन होती हो? एक तो खामखा मेरे दिमाग में चली आई। मैंने अपना नाम मैरीना बताया तो ऐसे भड़क गई जैसे मैंने गाली दी हो, और अब मेरे पारस के पीछे पड़ गई हो। क्या तुम जनरल और लमूडा की आलायकार नहीं हो? अगर आलायकार होती और तुम्हारी दुश्मन होती तो तुम्हें ट्रैप करने के लिए तुम्हारे पास आती, जबकि तुम मेरे पास आई हो। मुझे शुबा करना चाहिए कि तुम दुश्मनों की आलायकार हो। वो दुरुस्त कह रही थी। अगर वो दुश्मन होती तो मैरीना को घेरने आती, जबकि मैरीना खुद उसके पास आई थी। आखिर वो हार मानकर कहने लगी, तुम मैरीना नहीं हो, क्योंकि मेरा नाम मैरीना है। मैंने पहले तुम्हें गलत बताया था। यह साबित हो गया कि तुम झूठी और दगाबाज हो। अपना गलत नाम बताकर मुझसे मेरा असल नाम मालूम करना चाहती थी। मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। अब अपना नाम बताओ। मैं एक बार किसी का फरेब मालूम कर लूं तो फिर कभी उस पर भरोसा नहीं करती। बेहतर है तुम चली जाओ। देखो, सांस ना रोकना। मुझे तुम्हारी जात में दिलचस्पी पैदा हो गई है। इतना बता दो कि तुमने अपना नाम मैरीना क्यों बताया? मैंने तुम्हारे झूठ का जवाब झूठ से दिया था। इसका मतलब है तुम मेरे और पारस के बारे में बहुत कुछ जानती हो। मुझसे कोई सवाल ना करो। यह बताओ, मुझसे क्या काम लेना चाहती थी? मैं तुम्हें डमी मरीना बनाकर जनरल के सामने पेश करना चाहती थी। उसे और लमूडा को यकीन दिलाना चाहती थी कि मैंने उनके सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। यह अजीब इत्तेफाक है कि मैंने भी कुछ ऐसी ही तदबीर सोची थी और एक डमी तैयार की है। मैरीना ने पूछा, क्या मेरी डमी तैयार की है? नहीं, मेरा ख्याल तुम्हारी तरफ नहीं किया। मैंने सोचा जनरल असल में फरहाद और उसकी फैमिली का दुश्मन है।
अगर जोजो की डमी बनाकर पेश करूं तो उसे पारस की बीवी समझकर यरगमाल बनाएगा, फराद और पारस को ब्लैकमेल करेगा, और मैं उस डमी के अंदर रहकर लमूडा की कमजोरियां मालूम करती रहूंगी। हाँ, ये भी उम्दा तरीक़ेकार होगा। तुम एक अच्छे मंसूबे पर अमल कर रही हो, लेकिन तुम्हें जनरल और लमूडा से क्या दुश्मनी है? तुम हो कौन? मुझे अफसोस है, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। क्या तुम्हारे लिए यह काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों की दुश्मन हूं? हाँ, ये काफ़ी तो है, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं। सॉरी, पहली मुलाकात में झूठ बोलने और फरेब देने वाली से दोस्ती नहीं हो सकती। मैंने खुद को छुपाने और एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र ऐसा कहा था। मुझ पर एक बार भरोसा तो करो। ठीक है, मैं भरोसा कर रही हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करना होगी। कौन सी शर्त? जब हमें अपनी मुहिम में कामयाबी होगी तब मैं वो शर्त पेश करूंगी और तुम उस पर अमल करोगी। मैं कैसे जबान दूं? तुम्हारी किसी शर्त से मुझे नुकसान पहुंच सकता है, शायद थोड़ा सा नुकसान पहुंचे, लेकिन फायदे बहुत हासिल होंगे। मुझे मंजूर है। अपना नाम बताओ। जिस दिन शर्त सुनाओगी उसी दिन नाम बताऊंगी। तुम मुझे उलझा रही हो। मैं तुम्हारे बहुत से मसाइल सुलझा रही हूं। ठीक है, ये बताओ, जोजो की डमी से कब काम ले रही हो? मैं डमी के दिमाग में जा रही हूं, मेरे साथ आओ। वो दोनों डमी जोजो के अंदर पहुंच गईं। वो डमी तनवीमी अमल के जेर असर थी, अपनी असलियत भूल गई थी, खुद को जोजो समझ रही थी। वो रिटायर्ड फौजी अफसर को अपने हुस्न शबाब के जाल में फांस रही थी। उस अफसर का नाम जॉफ्री वॉल्टन था और वो जनरल का खास मुशीर था। उस वक्त डमी जोजो कमजोरी महसूस कर रही थी। मेरीना ने कहा, यह अकल तस्लीम नहीं करती कि वो बूढ़ा तजुर्बेकार फौजी एक जवान हसीना के फरेब में आ जाएगा। यही तो कामयाबी है कि जॉफ्री वॉल्टन हमारी डमी के फरेब में ना आए और उसकी असलियत मालूम करे। तुमने अभी देखा है कि डमी कमजोरी महसूस कर रही है। इसका मतलब है जॉफ्री वॉल्टन ने उसे खाने पीने की किसी चीज में आसाबी कमजोरी की दवा दी है। अब जॉन नमूडा उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी हकीकत मालूम करेगा। हमें डमी के अंदर रहना चाहिए। मेरीना ने कहा, बेशक तुम्हारी तदबीर काम आ रही है, मगर ये तो बता दो, मैं तुम्हें किस नाम से मुखातिब करूं? मुझे मिस गुमनाम कह सकती हो। वो दोनों फिर डमी के पास आ गईं। वो गहरी नींद में डूब गई थी। उसके अंदर जॉन नमूडा कह रहा था, तुम्हारा खाबिदा दिमाग मेरी मुट्ठी में है। अगर तुमने अपने मुताल्लिक सच न बताया तो मैं तुम्हारे अंदर जलजला पैदा कर दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? वो खाबिदा आवाज में कहने लगी, मेरा असल नाम यही जेनिफर है, जैसा कि पासपोर्ट वगैरह में दर्ज है, लेकिन जिस उर्फियत से सारी दुनिया में पहचानी जाती हूं वो उर्फियत पासपोर्ट में दर्ज नहीं है। तुम्हारी उर्फियत क्या है? जोजो। मैं पारस की शरीक हयात और फरहाद की बहू हूं। ओह गॉड, तुम जॉफ्री वॉल्टन को फांस कर फरहाद को हमारी शहरक तक पहुंचाने आई हो? हाँ, मैं तुम्हारी मौत बनकर आई हूं। फरहाद बड़ा गैरतमंद बनता है, फिर वो बहू को चारा बनाकर कैसे पेश कर रहा है? मेरे ससुर को मेरी मौजूदा मसरूफियात का इल्म नहीं है। मैं कामयाबी के करीब पहुंचकर पापा को इत्तला दूंगी कि मैंने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। रह गई गैरत की बात, तो मैंने कोई बेगैरती नहीं की है। जॉफ्री वॉल्टन को मैं कभी अपनी तन्हाई में ना आने देती। अगर वो जबरन तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालता तो तुम क्या करती? मैं वो पहले वाली जोजो नहीं हूं। मुझे ब्रेन ऑपरेशन के जरिए सिर्फ ज़हीन ही नहीं, बेहतरीन फाइटर भी बनाया गया है। मैं तनहा दो चार पर भारी पड़ती हूं, और अगर किसी वजह से कमज़ोर पड़ जाती हूं तो अपनी असलियत बता देती हूं। फिर क्या तुम में से किसी की हिम्मत होती कि फरहाद की बहू को हाथ लगा देता? क्या अंदाज़ा कर सकते हो कि मेरे पापा तुम्हारे मुल्क में कैसी क़यामत ला सकते हैं? ठीक कहती हो। तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आएगी, लेकिन तुम हमारे बहुत काम आओगी। आज से तुम हमारी कैदी हो। वो ये कहकर खामोश हो गया। मेरीना और मिस गुमनाम ने थोड़ी देर उसके बोलने का इंतजार किया। शायद वो चला गया था या खामोश रहकर डमी के खाबीदा ख्यालात पढ़ रहा था। वो दोनों डमी के दिमाग से निकल आईं। मिस गुमनाम ने कहा, वो लाख कोशिश करे तब भी डमी के चोर ख्यालात उसे जो ही जाहिर करेंगे। मेरीना ने कायल होकर कहा, तुमने ज़बरदस्त प्लानिंग की है। तकरीबन निस्फ कामयाबी हासिल हो चुकी है। मेरीना, मैंने तुम्हारी जहानत की बड़ी तारीफ सुनी है। तुम मशवरा दो, हमें किस तरह जल्द से जल्द लमूटा की किसी कमजोरी तक पहुंचना चाहिए। हाँ, मैं इस पहलू पर गौर कर रही हूँ। सुबह तक कोई अच्छी सी तदबीर सोच लूंगी। तुम सुबह की बात कर रही हो? यहाँ किसी भी लम्हे में कुछ भी हो सकता है। लमूटा कोई ऐसी चाल चलेगा कि हमारी सारी तदबीरें उल्टी हो जाएंगी।
हाँ, दुरुस्त कहती हो। मैं अभी सोचती हूँ। बेहतर है पारस से मशवरा करो। मैरीना ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, वो सो रहा है, उसे जगाना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये मामला उसकी नींद से ज्यादा अहम है। उसी वक्त ठाई से गोली चलने की आवाज सुनाई थी। उसके साथ ही मरीना के चीखने की आवाज आई। मिस कुमनाम ने पूछा, क्या हुआ मरीना, तुम खैरियत से हो? मरीना उसके दिमाग से जा चुकी थी। उसने थोड़ी देर उसकी वापसी का इंतजार किया, फिर उसके दिमाग में गई। मिस मरीना ने सांस रोक ली। वो दूसरी बार जाकर कहने लगी, मैं हूं मिस गुमनाम, तुम खैरियत से हो? मरीना अंधेरे में थी, कह रही थी, मैंने अंदर की तमाम लाइट्स बुझा दी हैं। अभी तुमने फायरिंग की आवाज़ सुनी होगी। मेरे बंगले के करीब ही किसी ने गोली चलाई है। मुझे तो यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे रिवॉल्वर लेकर आ गया है। वैसे मैं खतरा महसूस कर रही हूं। बाहर निकलने में भी खतरा है। जब अंदर या बाहर कहीं तहफ़्फ़ुज़ का यकीन ना हो तो पनाहगाह बदलने का खतरा मोल लेना चाहिए। मैं 23 रॉबिन्सन स्ट्रीट में हूं। फौरन वहां से निकलो। एक बंगले की चार दीवारी में घिर जाओगी तो फरार का रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं लिबास बदलकर अभी यहां से निकल रही हूं। उसने सांस रोक ली। मिस गुमनाम दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर मुस्कुराई। फिर ख्याल खानी की परवास करते हुए जॉन लमूटा के दिमाग में पहुंच गई। कोट वर्ड्स अदा करके कहने लगी, सर वो मेरे पास आ रही है। लमूटा ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? यस सर। उसके बंगले के पास फायरिंग हुई थी। मैंने भी आवाज़ सुनी थी। वो पहले ही खौफजदा थी। अब पनाहगाह बदलने पर राजी हो गई है। मेरे पास पनाह लेने आ रही है। ठीक है, जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूं। वो अपनी जगह हाजिर हो गई। उसे मेरीना की रिहाइशगाह का इल्म नहीं था। पता नहीं वो कितनी देर में वहां पहुंचने वाली थी। बहरहाल उसका इंतज़ार करना था। वो लॉन में आकर टहलने लगी। मेरीना ने दिमाग में आकर कहा, मैं आधा रास्ता तय कर चुकी हूं, शायद 15 मिनट में पहुंच जाऊं। तुम अपने बंगले के आसपास नजर रखो, वहां कोई खतरा ना हो। फिक्र ना करो, यहां तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। मेरीना फिर चली गई। तकरीबन 20 मिनट के बाद एक कार बंगले के अहाते में दाखिल हुई, फिर एक जगह आकर रुक गई। मिस गुमनाम ने करीब आकर देखा। एक नौजवान लड़की कार से उतर रही थी। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस गुमनाम, मैं हूं तुम्हारी नई दोस्त मेरीना। मिस गुमनाम ने मुसाफिर के लिए उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं जिसका हाथ पकड़ लेती हूं वो छोड़ा नहीं सकता। उसकी बातों के दौरान कितने ही गनमैन उसे घेरते हुए करीब आ रहे थे, हिसार का दायरा तंग कर रहे थे। वो कहने लगी, मिस गुमनाम, तुम आस्तीन का सांप निकली। लेकिन अफसोस, मेरीना ने आज आस्तीन वाला ब्लाउज नहीं पहना है, इसलिए तुम्हारा बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। खुश होने के लिए मेरी इस डमी को गिरफ्तार कर लो। मैं जा रही हूं। मेरीना के जाते ही वो डमी चौंक गई। फिर अपने चारों तरफ कई राइफलें देखकर चीखने लगी, मैं कहाँ हूं? मैं यहां कैसे आ गई? वो चीखते चीखते चकरा कर गिर पड़ी। मिस गुमनाम ने मेरीना को गिरफ्तार कराने के लिए बड़ा लंबा चक्कर चलाया था, बड़ी कामयाब एक्टिंग की थी। लेकिन मेरीना फिर मेरीना थी, उल्टा उसे चक्कर देकर बच निकली थी। वो लंबूटा के दिमाग में आ गई। कोड वर्ड्स अदा करके कहने लगी, सर हम धोखा खा गए। हम नहीं, तुम धोखा खा गई हो। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं। देखो, मैंने मरीना की रिहाइशगाह को चारों तरफ से घेर लिया है। उस ज़हीन लड़की से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने तुम्हें उलझाने के लिए खुद ही हवाई फायर किया था। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने मुझे बताया कि इस रिहाइशगाह से फायरिंग की आवाज़ आई है। बेशुमार मुसल्लह फौजी जवान घेरा तंग करते हुए इस बंगले में दाखिल होना चाहते थे। लमूडा मेगाफोन स्पीकर के जरिए कह रहा था, मरीना, फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं 10 तक गिन रहा हूं। तुम बाहर नहीं आओगी तो ये जवान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर आ जाएंगे। अपनी जवानी पर तरस खाओ, बाहर आ जाओ। 1, 2, 3। वो ठहर ठहर कर गिन रहा था। अंदर से मेरीना के कह कह सुनाई दे रहे थे। यूं लगता था जैसे मौत को सामने देखकर पागल हो गई है और हंसते हंसते मौत को खुशामदीद कह रही है। जॉन लमूडा ने 10 तक गिनने के बाद हुक्म दिया, कम ऑन, फायर करते हुए अंदर घुस जाओ। उसे जिंदा या मुर्दा बाहर लाओ। रात के सन्नाटे में बेशुमार राइफलें शोर मचाने लगीं। फायरिंग की मुसलसल आवाज़ें दूर दूर तक गूंजती जा रही थीं। फौजी जवान गोलियां बरसाते हुए अंदर चले गए। मुख्तलिफ कमरों और कॉरिडोर्स की लाइटें ऑन हो रही थीं। अंदर रोशनी फैलती जा रही थी। मुसलसल फायरिंग के बाइस कारतूस की बेल्ट खाली हो रहे थे। आखिर गोलियां खत्म हुई तो फायरिंग की आवाज़ भी थम गई। एकदम सन्नाटा छा गया। उस गहरे सन्नाटे में फिर एक बार मेरीना के कह कह गूंजने लगे। जॉन लमूडा ने परेशान होकर बंगले की तरफ देखा।
राइफलों से हजारों कारतूस निकले होंगे। इतनी फायरिंग में घिर कर कीड़े मकोड़े भी मर गए होंगे, लेकिन मेरीना के क़हक़हे जिंदा थे। वो रात की खामोशी में गूंज रहे थे, लमोडा के लिए खतरे की घंटी बजा रहे थे। मरीना को उस वक्त शुबा हुआ था जब मिस गुमनाम उसे डमी जोजो के पास ले गई थी और उस डमी में जॉन लमोडा बोल रहा था। मरीना ने किसी पर भरोसा करना सीखा ही नहीं था, फिर मिस गुमनाम पर कैसे करती। बड़ा ही बचकाना ड्रामा था। अकल तस्लीम नहीं करती थी कि डमी जोजो ने बूढ़े रिटायर्ड अफसर जॉफरी वॉल्टन को फांस लिया है। फिर इतनी जल्दी डमी जोजो को असाबी कमजोरी में मुब्तला किया गया है, और इतनी जल्दी जॉन लमोडा भी डमी के दिमाग में पहुंचकर जोजो की असलियत मालूम कर रहा था। मिस गुमनाम ये समझती रही कि मेरीना उसके साथ डमी जोजो के दिमाग में है और लमोडा की बातें सुन रही है, जबकि वो चुपचाप वहां से निकलकर पारस के पास पहुंच गई थी। उसे तमाम हालात बताए थे। उसने कहा, मेरीना तुम्हें घेरा जा रहा है, मैं अभी आता हूं, तुम वहां से निकलने के लिए तैयार रहो। क्या रिहाइशगाह से बाहर हमारे लिए खतरा नहीं होगा? मैं खतरा बनने वालों को भटका दूंगा। दूसरी तरफ जॉन लमोडा डमी जोजो के दिमाग में बोल रहा था। उसकी बातें खत्म होने से पहले ही मरीना फिर डमी जोजो के दिमाग में आ गई। जॉन लमोडा वहां से चला गया तो मिस गुमनाम ने मरीना से कहा, मैंने तुम्हारी जहानत की बड़ी तारीफें सुनी हैं। तुम मशवरा दो कि डमी जोजो के जरिए किस तरह जनरल और जॉन लमोडा को शिकार किया जा सकता है। मरीना ने सोचने की मोहलत ली। पारस उसके पास पहुंच गया था। उसने कहा, मैं एक हवाई फायर करूंगा, तुम मिस गुमनाम के दिमाग से चीख मार कर निकल आना और ये जाहिर करना कि यहां तुम्हारे लिए खतरा है। तुम उसके पास पनाह लेने जाओगी। मरीना फिर मिस गुमनाम के पास गई। फिर फायर की आवाज़ सुनते ही चीख मारकर वहां से आ गई। मिस गुमनाम ने उसके दिमाग में आकर पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? वो कहने लगी, अभी यहां किसी ने गोली चलाई है, मैं खतरा महसूस कर रही हूं। मिस गुमनाम ने कहा, तो फिर मेरे पास चली आओ। उसने आने का वादा करके सांस रोक ली। पारस ने एक रिकॉर्डर उसके सामने रखकर कहा, इसमें अपने क़हक़हे रिकॉर्ड करो। उसने 15 मिनट के एक कैसेट में क़हक़हे रिकॉर्ड किए। वो खुदकार रिकॉर्डर था। कैसेट के इख्तिताम पर रुक जाता था, फिर खुद ही रिवाइंड होकर दोबारा ऑन हो जाता था। पारस ने कहा, जॉन लमोडा बहुत चालाक है, पेट्रोलिंग पुलिस के जरिए मालूम कर लेगा कि किस बंगले से फायरिंग की आवाज़ आई है। वो यहां भी तुम्हें घेरने आएगा। तुम्हारे क़हक़हों के जरिए उसे यकीन होना चाहिए कि तुम यहां मौजूद हो। आओ चलें। वो उस बंगले से निकल आए। बाहर खतरात कम हो गए थे, क्योंकि पारस ने बंगले के अंदर मेरीना की मौजूदगी का यकीन दिला दिया था। जॉन लमोडा के फौजी जवानों ने उस बंगले को चारों तरफ से घेर लिया था। मेगाफोन स्पीकर के जरिए मेरीना को वार्निंग दी जा रही थी कि वो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करे, बंगले से बाहर आए, वरना उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। फिर उसने 10 तक गिनकर मेरीना को मोहलत दी। उसके बाद फौजी जवान मुसलसल फायरिंग करते हुए बंगले में दाखिल हो गए। बंगले के हर हिस्से में फायरिंग होती रही। इतनी गोलियां बरसाई गईं कि घर के कीड़े मकोड़े भी मर गए होंगे, लेकिन मेरीना के क़हक़हे जिंदा रहे। बाद में एक फौजी अफसर एक कैसेट रिकॉर्डर हाथ में उठाए बंगले से बाहर आया। फिर जॉन लमोडा से कहने लगा, सर ये खुदकार कैसेट प्लेयर है, आप रिवाइंड होकर बार बार किसी के क़हक़हे सुना रहा है। फायरिंग करने वाले तमाम फौजी जवान अपने आला अफसर जॉन लमोडा को देख रहे थे और वो छेंप रहा था। मेरीना ने उसकी फौज के सामने उसे उल्लू बनाया था। उसने घड़ी देखी। इस कार्रवाई में 1 घंटा गुजर गया था। वो समझ गया मेरीना उसे उलझाकर दूर जा चुकी है। वो ज्यादा दूर नहीं गई थी। पारस उसे लेकर सीधा जॉफरी वॉल्टन के बंगले में पहुंचा। जॉफरी वॉल्टन जनरल का खास मुशीर था। बंगले के गेट पर 2 मुसल्लह जवानों का पहरा था। पारस ने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से दोनों को जमीन बोस कर दिया। मेरीना ने टेलीफोन के तार काट दिए। फिर वो दोनों बंगले के अंदर घुस गए। रात का पिछला पहर था। जॉफरी वॉल्टन के बीवी बच्चे गहरी नींद में थे। पारस अपने साथ मास्क लाया था। दोनों ने अपने चेहरों पर मास्क चढ़ा लिए। अगर पहचाने जाते तो उन्हें फिर चेहरे और पासपोर्ट वगैरह बदलने पड़ते, जबकि वो पहले प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद नई शनाख्त के साथ यहाँ रहते थे। बंगले के अंदर पहुंचते ही उन्होंने हर खिड़की से झांककर कमरों में देखा। एक बेडरूम में एक जवान लड़की, दूसरे बेडरूम में एक जवान और एक बूढ़ी खवातीन नजर आईं। पारस ने उन दरवाजों को बाहर से चटखनी चढ़ाकर बंद कर दिया। तीसरे बेडरूम में एक बूढ़ा शख्स जाग रहा था। ट्रांसमीटर के पास बैठा एक रिसाला पढ़ रहा था। उसे अभी ट्रांसमीटर से रिपोर्ट मिलने वाली थी कि मेरीना गिरफ्तार हो चुकी है। पारस ने मेरीना को अपने दिमाग में आने का इशारा किया। वो आई तो उसने कहा, मैं खिड़की से फायर करके उसे जख्मी करता हूं, तुम उसके दिमाग में पहुंचकर दरवाज़ा खुलवाओ। पारस ने खिड़की की जाली में से साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से निशाना लिया। गोली उसके बाजू में लगी। वो उछल कर कर्राते हुए कुर्सी से उठ गया। बूढ़ा था मगर सेहतमंद था। फौज में रहकर न जाने कितनी गोलियां खाई होंगी।
बाजू में गोली लगने से वो गिर नहीं सकता। वो कर्राते हुए ट्रांसमीटर की तरफ पलट गया, गोया खतरे से किसी को आगाह करना चाहता था। ऐसे ही वक्त मेरीना उसके दिमाग पर छा गई। उसने लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास आकर उसे खोल दिया। उसने अंदर पहुंचते ही उसे धक्का देकर एक कुर्सी पर गिरा दिया। मेरीना उससे जरा फासले पर बैठकर चोर ख्यालात पढ़ने लगी। वो गुर्रा कर कहने लगा, मैं समझ गया हूं, तुम मेरीना हो, मेरे चोर ख्यालात पढ़ रही हो। वो कुर्सी से उठना चाहता था। पारस ने जख्मी बाजू को दबाया तो वो कर्राते हुए बैठ गया। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वो और जॉन लमूडा जनरल के खास मुशीर हैं। जनरल उनके मशवरों से अहम मामला तय करता है। आज रात के पहले हिस्से में मेरीना के जिन 5 टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया गया था, उन्हें एक काल कोठरी में रखा गया है। दूसरे दिन उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर उनकी वफादारियां तब्दीली की जाने वाली थीं। इस अमल के बाद वो जनरल के वफादार बनने वाले थे। चूंकि वो काल कोठरियां फौजी हेडक्वार्टर्स में थीं, इसलिए वहां जाना दुश्वार था। उनके पास इतना ही वक्त था जितना कि जॉन लमूडा मरीना के रिहाइशगाह के सामने मसरूफ रहता। नाकामी का पता चलते ही वो सबसे पहले जनरल और जॉफरी वॉल्टन की खैरियत मालूम करता, फिर तमाम फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म देता। इससे पहले ही वो दोनों जितनी इंतकामी कार्रवाई कर सकते थे, कर लेना चाहते थे। उन्होंने ट्रांसमीटर में खराबी पैदा कर दी। जॉफरी वॉल्टन को पलंग पर डालकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मेरीना उसके मजीद ख्यालात कहीं भी जाकर पढ़ सकती थी। जॉफरी के बंगले में ज्यादा देर रहने से खतरा पेश आ सकता था। वो वहां से निकल आए। पारस ने कार ड्राइव करते हुए कहा, मालूम करो ट्रांसफार्मर मशीन कहाँ छुपा कर रखी गई है। मेरीना ने कहा, वो जहां भी है मेरे मुल्क की अमानत है, लेकिन उसके जरिए तुम्हारे दुश्मन पैदा किए जा रहे हैं। मैं उन दुश्मनों को खत्म कर दूंगी, लेकिन मेरे मुल्क की कसीर रकम खर्च करके वो मशीन तैयार की गई है। मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुल्क की दौलत ज़ाया ना करूं। तुम्हारी मर्जी है, जो करना है जल्दी कर गुजरो। उसने जॉफरी वॉल्टन के दिमाग से मालूम किया। ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को मशीन से गुजार कर जनरल का वफादार बनाया गया था। उन 5 को आम इंसान बनाकर रखा गया था। वो खुद नहीं जानते थे कि उन्हें टेलीपैथी का इल्म आता है। जनरल को जब खास मौके पर उनसे काम लेना होता था तो जॉन लमूडा उनके दिमागों में पहुंचकर उनके अंदर सुर्ख रोशनी के ऑन ऑफ होने का एहसास पैदा करता था। इस तरीक़ेकार के मुताबिक उन्हें टेलीपैथी का इल्म याद आ जाता था। वो टेलीपैथी के जरिए जनरल का मतलूबा काम करते थे। काम खत्म करने के बाद उनके दिमागों में जर्द रोशनी ऑफ ऑन होती थी, जिसके नतीजे में वो टेलीपैथी का इल्म भूलकर आम शहरी बन जाते थे। वो 5 मुख्तलिफ शहरों में जिंदगी गुजार रहे थे। मेरीना ने मालूम किया उन 5 की आवाज़ें और लहजे बदल दिए गए हैं। वो जॉफरी वॉल्टन के जरिए उनके अंदर नहीं पहुंच सकेगी। उसने उन 5 के पते और फ़ोन नंबर मालूम कर लिए। इस तरह कुछ नए टेलीपैथी जानने वालों के पते और फ़ोन नंबर भी मालूम हो गए। सबसे अहम बात यह मालूम हुई कि तंजीम वालों को 3 टेलीपैथी जानने वाले दिए गए हैं। जनरल ने तंजीम वाले हुक्काम से मुआहदा किया है कि वो 3 ख्यालखानी करने वाले जॉन लमूडा के मातहत रहेंगे, लेकिन तंजीमी हुकूमत के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। फरहाद की फैमिली के मुकाबले में मुखालिफ ख्यालखानी करने वाली फ़ौज के काम करेंगे। तंजीम वाले हुक्काम ने दरख्वास्त की थी कि फरहाद की फैमिली में 6 ख्यालखानी करने वाले हैं। अगर मेरीना उनकी फैमिली में चली गई है तो ख्यालखानी करने वालों की तादाद बेशुमार हो जाएगी। लिहाजा तंजीम वालों को कम से कम 6 टेलीपैथी जानने वाले फराहम किए जाए। जनरल ने उनसे वादा किया था कि जल्द ही मरीना के तमाम ख्यालखानी करने वालों को उससे छीन लिया जाएगा, और वो ऐसा कर चुका था। उसने तंजीम वालों से कहा था कि वो तंजीमी हुक्काम जनरल के वफादार रहेंगे तो आइंदा उनके ख्यालखानी करने वालों की तादाद बढ़ाकर 6 कर दी जाएगी। सुबह होने वाली थी। मरीना ने कहा, रास्ते में जितने टेलीफोन बूथ नजर आए गाड़ी रोकते जाओ। पारस ने गाड़ी रोक दी। मरीना गाड़ी से उतरकर बूथ में गई। एक ब्लैक सीक्रेट के नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर उसने उसकी नई आवाज़ और लहजे को सुना, फिर रिसीवर रखकर उसके दिमाग में पहुंच गई। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उन्हें आम हालात में आम इंसान बनाया गया था। वो ख्यालखानी की लहरों को महसूस नहीं कर सकते थे, और कोई दुश्मन उनके दिमाग से ये मालूम नहीं कर सकता था कि वो ख़ास मौक़ों पर ख्यालखानी करने लगते हैं। उसने मेरीना को महसूस नहीं किया। उसकी सोच ने बताया कि उसके सराहने तकिए के नीचे रिवॉल्वर रखा हुआ है। मेरीना ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद उसने मजीद 3 ब्लैक सीक्रेट्स को भी यगे बाद दीगरे इसी तरह जहन्नुम में पहुंचाया। फिर पारस के पास आकर बैठ गई। पारस ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या कर रही थीं? 4 ब्लैक सीक्रेट्स कुत्ते की मौत मर चुके हैं। अब किसी दूसरे बूथ के सामने गाड़ी रोको। एक ही बूथ में ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। वो रास्ते बदल बदल कर जा रहा था। फिर उसने एक बूथ के सामने गाड़ी रोक दी। मरीना ने बूथ में जाकर पहले ब्रेन मास्टर से रब्ता कायम किया।
उससे कहने लगी, क्या तुम्हें याद है कि कभी तुम ब्रेन मास्टर कहलाते थे? हाँ याद है। जनरल ने मुझे सजा दी है, मुझे एक आम सा आदमी बना दिया है। मैं टेलीपैथी भूल गया हूँ। वो रिसीवर रखकर उसके दिमाग में पहुंचकर कहने लगी, तुम टेलीपैथी जानते हो। जॉन लमूडा एक खास टेक्निक से तुम्हारे दिमाग में ये इल्म पैदा करता है, फिर अपना काम निकालने के बाद तुम्हें इस इल्म से महरूम कर देता है। क्या तुम मुझे ये इल्म दोबारा दे सकती हो? मैं तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा। तुम सब तनवीमी अमल के जरिए जनरल के वफादार बनाए गए हो। अब कभी उससे गद्दारी और मुझसे वफादारी नहीं कर सकोगे। इस एतबार से तुम मेरे जानी दुश्मन पहले भी थे, अब भी हो, और आइंदा किसी वक्त भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। नहीं नहीं, मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दो, मैं आम आदमी बनकर नहीं रह सकता। तो फिर खुदा के खास बंदे बनकर यहां से रुखसत हो जाओ। उसने ब्रेन मास्टर को भी खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। मजीद 3 अदद टेलीपैथी जानने वालों से भी राब्ता कायम करके उन्हें भी जान देने पर मजबूर कर दिया। फिर पारस के साथ उसकी रहायशगाह में आ गई। वहां भी फोन था, लेकिन उस फोन को डिटेक्ट किया जा रहा होगा, इसलिए उसने तमाम इंतकामी कार्रवाई टेलीफोन बूथ में जाकर की थी। पारस ने कहा, तुम इस रिहायशगाह में मौलिना जैकब के नाम से रहती थीं। तुम्हारे पास इसी नाम के शनाख्ती कागजात हैं। इन कागजात की नकल और तुम्हारी मौजूदा सूरत का फोटो मुताल्लिका दफ्तर में होगा। सबसे पहले उस फोटो को ज़ाया कराओ और अपनी नई शनाख्त के कागजात तैयार कराओ। मरीना ने टेलीफोन डायरेक्टरी से मुताल्लिका दफ्तर के एक अफसर का फ़ोन मिलाया। उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे दफ्तर में ले गई। चौकीदार और वहाँ के दूसरे मुलाजिम ने बड़े साहिब को देखते ही वहाँ के दरवाजे खोल दिए। अफसर ने ढेर सारी फाइलों में से मौलिना जैकब के कागजात निकाले और उन कागजात में से उसकी तस्वीरें निकाल लीं। फिर ऐसी मुर्दा फाइलों की अलमारी खोली जिसमें ऐसे शनाख्ती कागजात थे जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मर चुके थे या कहीं लापता हो गए थे। अफसर ने एक नौजवान लड़की के कागजात निकाले। वो लड़की कॉल गर्ल थी, उसका नाम जॉन वालिया था। अफसर ने उन कागजात पर मेरीना की तस्वीरें चस्पा कर दीं। जॉन वालिया की तस्वीरों को जला दिया। मुर्दा फाइलों की अलमारी को बंद करके मेरीना की नई फाइल नई शनाख्त के साथ रिकॉर्ड में रख दी। फिर उस दफ्तर से निकल आया। मेरीना ने उसे घर वापस पहुंचाकर बिस्तर पर पहले की तरह सुला दिया। उसके बाद दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस से कहने लगी, मेरा मौजूदा नाम जॉन वालिया है, मैं एक कॉल गर्ल हूं। तुमने मुझे मुआवजा देकर अपने पास रखा हुआ है। इंक्वायरी होगी तो तुम यही कहोगे। ठीक है, कह दूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बाजारी औरत के साथ रहना होगा। वो हंसती हुई उसे दोनों हाथों से मारने लगी। मैंने लैला को रिटायर्ड फौजी अफसर जॉफ्री वॉल्टन की निगरानी के लिए इसी शहर में बुला लिया था। हमारा इरादा था कि हम एक डमी लैला जनरल के हवाले करेंगे और उस डमी के जरिए जनरल और जॉन लमूडा के करीब तरीन अफसरों के दिमागों में जगह बनाते रहेंगे। लेकिन हालात तेजी से बदल गए थे। यूं कहना चाहिए कि मेरीना और पारस ने हालात का रुख बदल दिया था। लैला ने सोचा, रात का पिछला पहर है, जॉफ्री वॉल्टन गहरी नींद में होगा। हो सकता है वो ख्वाबावर गोलियां इस्तेमाल करता हो। फराद ने इसी तरह तंजीम वाले हुक्काम के दिमागों में जगह बनाई थी। मुझे भी कोशिश करना चाहिए। उसने ख्यालखानी की परवास की, फिर जॉफरी के दिमाग में पहुंचते ही खुश हो गई। पहले चंद लम्हों में यही समझ में आया कि वो ख्वाबावर गोलियां खाकर सो रहा है। पता चला वो जख्मी है। उसके बाद उसने महसूस किया कि जॉफरी के दिमाग में पहले से कोई मौजूद है। वहां मेरीना थी। जॉफरी के दिमाग ने रफ्ता रफ्ता बताया कि उसके सामने एक औरत और एक मर्द मास्क पहने हुए हैं। ये समझने में देर नहीं लगी कि वो मेरीना और पारस हैं। लैला ने खुद को जाहिर नहीं किया, चुपचाप देखती रही कि मेरीना किस हद तक मालूमात हासिल कर रही है। उसकी हुब्बुल वतनी को सभी समझते थे। जहां उसके मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचता हो, वहां वो बहुत सी बातें छुपा लेती थी। लैला ने देखा वो पारस के साथ जॉफरी के कमरे में चली गई थी, लेकिन उसके दिमाग से कुछ न कुछ मालूम कर रही थी। पहले उसने अपने 5 मातहतों के बारे में मालूम किया। मिकी मैथ्यू, कैनी पॉल, जोरा चोरी, शिल्पा और जूडी नॉर्मन को फौजी हेडक्वार्टर की काल कोठरियों में कैद किया गया था। वहां से उन्हें निकाल लाने में बड़ा वक्त लगता, बड़े हंगामे होते। इसलिए मेरीना जनरल के नए ख्यालखानी करने वालों के पते और फ़ोन नंबर मालूम करती रही। तब लैला ने मुझे मुखातिब किया। मैं सो रहा था, उठकर बैठ गया। वो कहने लगी, सॉरी, आपकी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं, तुम खैरियत से तो हो ना? जी हाँ। पारस ने जॉफ्री वॉल्टन को जख्मी किया है। मेरीना उसके दिमाग से नए टेलीपैथी जानने वालों के पते और फ़ोन नंबर मालूम कर रही है और अहम मालूमात को नज़रअंदाज कर रही है। मैं समझ गया। जॉफ्री वॉल्टन जनरल का मुशीर है।
उसके मशवरे ही से ट्रांसफार्मर मशीन कहीं छुपाई गई होगी। मरीना उस मशीन की खुफिया जगह मालूम कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। उस मशीन को अपने मुल्क का सरमाया समझती है। फौरन जॉफरी के दिमाग में आए, वक्त कम है। जॉफरी के ख्यालात से पता चला था कि जॉन लमूडा मरीना का मुहासरा करने उसकी एक रिहाइशगाह की तरफ गया है। वो जब तक वहां मसरूफ रहता, हम जॉफरी के दिमाग से बहुत कुछ मालूम कर सकते थे। चुनाचे मालूम हो गया। उसे मिशिगन झील में ऐसी जगह रखा गया था जिसके 3 अतराफ गहरा पानी था। एक तरफ खुश्की पर फौज का सख्त पहरा था। पानी के रास्तों पर ऐसे इंतजामात थे कि मशीन के खुफिया अड्डे के करीब से गुजरते ही खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। खुफिया एयर शूटर पानी के अंदर हर सम तीर बरसाते थे, फिर दूर तक मजबूत चाल फैल जाते थे। तैर कर आने वाले किसी भी हथकंडे से बच नहीं सकते थे। उस जाल में फंसना लाजमी हो जाता था। खुश्की का जो हिस्सा था वो ममनुआ इलाका करार दिया गया था। वहां 5 मील की दूरी तक किसी को गुजरने की इजाजत नहीं थी। वहां 2000 फौजी जवानों और अफसरों का मुस्तकिल क़याम रहता था। वो तमाम कुंवारे और यतीम फौजी थे। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। वो मिशिगन बैरिक से बाहर नहीं आते थे और बाहर किसी बैरिक का फौजी अंदर नहीं जा सकता था। जॉन लमूडा वहां जाने के लिए जनरल और जॉफरी वॉल्टन से इजाज़त हासिल करता था। इसी तरह जनरल भी जॉन लमूडा और जॉफरी से इजाज़तनामा लेकर वहां दाखिल हो सकता था। टेलीफोन और ट्रांसमीटर वगैरह के सामने जिन फौजियों की ड्यूटी हुआ करती थी, वो सब योगा के माहिर थे। पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेते थे। सिर्फ जॉन लमूडा मखसूस कोड वर्ड्स अदा करके कभी अपनी और जनरल की आमद की पेशगी इत्तला देता था या तस्दीक करता था कि जनरल जो इजाज़तनामा और टेलीपैथी सिखाने के लिए नए रंग रूट ला रहा है, उनके नाम और हुलिये क्या हैं। हाँ, कितने ही हिफाजती इंतज़ाम किए जाएं, बाहर से अंदर आने और अंदर से बाहर जाने का कोई चोर दरवाज़ा निकल ही आता है। मैं जॉन लमूडा की सोच का लहजा इख्तियार करके उन फौजियों के दिमाग में जा सकता था और उनके ज़रिए ऐसे अफसरों के अंदर पहुंच सकता था जो सांस रोकने की महारत नहीं रखते थे। ऐसा करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई। जॉफरी वॉल्टन वो कोड वर्ड्स नहीं जानता था जो जॉन लमूडा मिशिगन बैरिक के चंद फौजी अफसरों के दिमागों में अदा करता था, मगर उन अफसरों के टेलीफोन नंबर्स और ट्रांसमीटर कोड्स और फ्रीक्वेंसी के मुतालिक जानता था। मैंने ये तमाम मालूमात नोट कर लीं। सिर्फ जॉन लमूडा के मखसूस कोड वर्ड्स रह गए थे। ये इत्मीनान था कि ट्रांसफार्मर मशीन के बहुत करीब पहुंच गया हूं। फिर मैंने जनरल के मुतालिक जॉफरी के दिमाग में सवालात पैदा किए। पता चला जनरल ने भी एक ऐसा पर्सनल सेक्रेटरी रखा है जो योगा का माहिर है। वही जनरल के फ़ोन वगैरह अटेंड करता है। खाना तैयार करने और दूसरी खिदमत अंजाम देने वाले 4 मुलाजमीन पैदाइशी गूंगे बहरे थे। गोया वो मजबूत कले में महफूज था। हम उसके आसपास नहीं पहुंच सकते थे। मैंने लैला से कहा, फिलहाल नाकामी हो रही है, लेकिन मायूसी नहीं है। आज की मालूमात कल काम आ सकती हैं। वो कहने लगी, मैरीना और पारस जॉफरी को बिस्तर पर बांध कर गए हैं। अगर वो आज़ाद हो जाए तो लमूडा और जनरल वगैरह से रब्ता करेगा। हो सकता है इस तरह हमें कुछ और मालूमात हासिल हो जाएं। दुरुस्त कहती हो। जॉफरी की बीवी और बच्चों को नींद से जगाओ और उन्हें जॉफरी तक पहुंचा दो। लैला ने उसकी बीवी को नींद से बेदार किया। वो लैला की मर्जी के मुताबिक बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास आई और उसे खोलना चाहा। पता चला वो बाहर से बंद किया गया है। उसने अपनी बेटी और बेटे को आवाज़ें दीं। वो दोनों अपने अपने कमरों में उठ बैठे। माँ के पास पहुंचने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा। कमरों के दरवाजे भी बाहर से बंद किए गए थे। माँ ने कहा, बेटे, तुम्हारे बाप को कोई खतरा पेश आ सकता है, अपने डैडी को आवाज़ दो। बेटे और बेटी ने आवाज़ें दीं। दूर एक बेडरूम से जॉफरी की आवाज़ आई, मैं बिस्तर से बंधा हुआ हूँ, तुम किसी तरह यहाँ आओ, मैं जख्मी हूँ, मुझे फर्स्ट एड की ज़रूरत है। बेटी ने फ़ोन का रिसीवर उठाया। पता चला उसमें खराबी है। मरीना ने तार काट दिए थे। बेटे ने रिवॉल्वर लेकर दरवाजे की बैरूनी चटखनी की तरफ अंदाजे से कई फायर किए। वो दरवाज़ा आखिरकार खुल गया। वो दौड़ता हुआ बाहर आया। माँ और बहन के कमरों के दरवाज़ों को खोलता हुआ बाप के पास पहुंचा। फिर उसके हाथ पांव खोलते हुए कहने लगा, डैडी, यहाँ कौन आया था? बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। फर्स्ट एड का सामान लाकर बाप के जख्म की मरहम पट्टी करने लगी। बीवी अपने शौहर की हिदायत के मुताबिक जनरल या लमूडा से रब्ता करने ट्रांसमीटर के पास आई। उसे ऑपरेट किया तो पता चला उसमें भी खराबी पैदा कर दी गई है। बेटा बाहर जाकर किसी करीबी बंगले या बूथ से फ़ोन करना चाहता था। माँ बाप ने जाने से रोक दिया। उन्हें अंदेशा था कि दुश्मन बाहर छुपे हुए होंगे। वो बड़ी देर तक परेशानी में मुब्तला रहे। फिर जॉफरी ने अपने अंदर लमूडा की आवाज़ सुनी। वो कोड वर्ड्स अदा करने के बाद पूछ रहा था, क्या बात है?
तुमसे फ़ोन या ट्रांसमीटर के ज़रिए रब्ता कायम नहीं हो रहा है। यहाँ मैरीना आई थी, मुझे ज़ख्मी करने के बाद न जाने मेरे अंदर से कितनी मालूमात हासिल करके चली गई है। मेरे पास वक्त ज़ाया ना करो, फ़ौरन अहम शोबों में एहतियाती इक़दामात करो। मिशिगन बैरिक के फ़ौजी अफसरों और जवानों को चेक करो। अपने नए ख्यालखानी करने वालों को उनकी रिहाइशगाहों से फ़ौरन दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी भेज रहा हूँ। जॉन लमूडा ने सबसे पहले जनरल की खैरियत मालूम की, उसे मौजूदा बिगड़ते हुए हालात बताए। फिर कहा, आप फ़ौरन नए ख्यालखानी करने वालों की खैरियत फ़ोन से मालूम करें। मैं मिशिगन बैरिक से होकर आता हूँ। उसने बैरिक के चीफ इंचार्ज के दिमाग में आकर मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए। फिर पूछा, क्या खबर है? सर, सब ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है। कोई मामूली सी बात है? सर, मैं समझा नहीं। क्या अपने आसपास छोटी मोटी सी तब्दीली महसूस हुई है? किसी ने कोई बचकाना या मज़े के खेज हरकत की है? कोई बीमार हुआ है या कमज़ोरी महसूस कर रहा है? चीफ इंचार्ज ने कहा, मेजर एंडरसन बीमार है। हमारा एक फ़ौजी जवान कुछ ज़्यादा ही जिंदा दिल है, अपनी हरकतों से दूसरों को हंसाता रहता है। तमाम जवान अपनी अपनी जगह ड्यूटी पर हैं, कहीं कोई तब्दीली नहीं है। गालिबन आपको शुबा है कि कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन हमारे दरमियान घुस आया है। हाँ, मैरीना अपनी हद से आगे बढ़ रही है, वो इधर का रुख कर सकती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, यहाँ ख्यालखानी के जरिए मैरीना या उसका कोई साथी नहीं आया है। जॉन लमूडा आसानी से मुतमईन होने वाला नहीं था। पहले वो तमाम योगा के माहिर अफसरान के दिमागों में मखसूस कोड वर्ड्स के जरिए चाहता रहा। एक एक से उसे अपने इत्मीनान की हद तक जवाबात तलब करता रहा। फिर उन जवानों के अंदर चुपके से झांकता भी रहा जो उसे अपने दिमागों में महसूस नहीं कर सकते थे। वो उन सब के ख्यालात को टटोलता रहा। फिर जनरल के पास आ गया। यहाँ उसने बुरी खबरें सुनी। ब्रेन मास्टर, चारों ब्लैक सीक्रेट्स और 3 नए ख्यालखानी करने वाले मारे गए थे। जनरल ने कहा, मिस्टर लमूडा, वो सब अपनी अपनी रिहाइशगाह में मुर्दा पड़े थे। तुमने एक रात में मेरीना के 5 ख्यालखानी करने वाले पकड़े। उसने उसी एक रात में हमारे 8 टेलीपैथी जानने वालों को मौत के घाट उतार दिया है। लमूडा ने कहा, मैं हैरान हूं, ये लड़की मेरीना क्या बला है। मैंने इसके 5 मातहतों को गिरफ्तार करने से पहले उसके अतराफ घेरा डाला था। फिर मिस गुमनाम ने उसे तकरीबन फांसी लिया था। मैं चाहता था कि उस लड़की को इंतकामी कार्रवाई का मौका ना मिले, लेकिन उसने हैरत अंगेज मक्कारियां दिखाई हैं। मुझे अपनी रिहाइशगाह के सामने उलझा दिया और इधर हमारे 8 बंदे खा गई। जॉफरी की रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ कोई मर्द था। वो कौन हो सकता है? फरहाद, सलमान, पारस या अली तैमूर। उनमें से फराज स्विट्जरलैंड में सोनिया के साथ है। सलमान और अली तैमूर के मुतालिक रिपोर्ट है कि वो पेरिस में हैं, लिहाजा मैरीना के साथ पारस ही हो सकता है। एक तो मैरीना पहले ही जहानत और चालबाजी में कम ना थी, उस पर उसे पारस की तेज तर्रारी और मक्कारियां मिल गई थीं। मिस्टर लमूडा, आइंदा उससे ये सोच कर टकराओ कि अब वो एक मूसोर आंधी बन गई है और उस आंधी के पीछे फरहाद की पूरी फैमिली है। मैं पहले भी मैरीना को तन्हा नहीं समझता था, अब यकीन हो गया है कि उसे फरहाद की पुश्तपनाही हासिल है। बाय द वे, वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मैंने मिशिगन बैरिक को इतना मजबूत कला बना दिया है कि वो फरहाद की पूरी फैमिली के साथ भी उस कले के अंदर कभी कदम नहीं रख सकेगी। जॉफरी वॉल्टन जख्मी होकर मैरीना के आगे बेबस हो गया है। हमारे जो अहम राज उसके दिमाग में छुपे हुए थे, अब वो राज राज नहीं रहे। आइंदा वो हमारा मुशीर नहीं रहेगा। मैं बहुत सी अहम तब्दीलियां करने जा रहा हूं। पूरी इंटेलिजेंस फोर्स मौलिना नाम की लड़की को तलाश कर रही है, लेकिन मैं जानता हूं मैरीना अब मौलिना से कुछ और बन गई होगी, आसानी से गिरफ्तार नहीं होगी। और मैं कसम खा चुका हूं, उसे चैन से बैठने नहीं दूंगा। आज शाम से पहले उसकी शहरक तक पहुंच जाऊंगा। अगर वो तन्हा होती तो अपनी किसी गलती से पकड़ी जाती। उसकी गलतियां दुरुस्त करने वाली फरहाद की फैमिली उसके पीछे है। मैं मशवरा देता हूं कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कसम ना खाओ। उसके पास तुम्हारी हर चाल का जवाब मौजूद है। फिलहाल उसे ढील दो, जरा उसे पारस के साथ ऐश व इशरत में डूबने दो, फिर उसकी गफलत से फायदा उठाकर शब खून मारना। हाँ, अभी हमारे सोचने समझने के लिए बहुत कुछ है। हमें यह समझना चाहिए कि मैरीना ने जॉफरी के दिमाग से मिशिगन बैरिक के तमाम हिफाजती इंतजामात को समझ लिया है। वो किसी वक्त भी ट्रांसफार्मर मशीन को हमारे लिए नाकाबिल इस्तेमाल बना सकती है या उसे बिल्कुल तबाह कर सकती है। जनरल ने कहा, पहले उससे तवक्को नहीं थी। वो ट्रांसफार्मर मशीन को अपने मुल्क का अहम सरमाया समझती थी, लेकिन अब दुश्मनों के फरेब में आ गई है। फरहाद और सोनिया ने उसे इस कदर सर पर चढ़ाया होगा
कि अब वो अपने मुल्क और कौम की मोहब्बत में सोचना भूल गई है। मेरे दिमाग में एक आइडिया पक रहा है। कैसा आइडिया? ये बात यकीनी है कि फरहाद और सोनिया की पूरी तवज्जो मिशिगन बैरिक पर रहेगी। वो बहुत होशियारी से वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम बज़ाहिर अनजान और गाफिल बनकर रहें तो बेहतर होगा। हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो ममनुआ इलाके में दाखिल होने के बाद जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। हाँ, अकल समझाती है कि मिशिगन बैरिक को तबाह करने और मशीन को नाबूद कर देने के लिए मैरीना वहां तन्हा नहीं जाएगी। फराद या उसके बेटे ज़रूर उसके साथ रहेंगे। वो हमारे लिए सुनहरा मौका होगा। अगर हमने उनमें से दो चार को पकड़ लिया या उन्हें मार डाला तो मैरीना की कमर टूट जाएगी और फराद के फैमिली मेंबरों को हमेशा के लिए इबरत हासिल हो जाएगी। वो कुछ देर अहम मामलात पर गुफ्तगू करते रहे। फिर जॉन लमूटा ने कहा, मैं जा रहा हूं। फिर कोई अहम मामला पेश आएगा तो हाजिर हो जाऊंगा। ओके, सो फार। जनरल ने कहा, सो फार। फिर चंद सेकंड्स के बाद पूछा, मिस्टर लमूटा, तुम जाने की बात कहकर भी मौजूद हो? क्या बात है? उसे जवाब नहीं मिला। उसने सांस रोक ली। दिमाग में जो भी था वो बाहर निकल गया। जनरल आहिस्ता आहिस्ता सांस लेकर सोचने लगा, क्या मैरीना थी या फरहाद था? कोई भी हो, वो दुश्मन था और बड़े मौके से दिमाग में आया था। मैं लमूडा की मौजूदगी के बायस उसे महसूस न कर सका। ये गुस्सा दिलाने वाली बात थी। जो हस्ती दिमाग में छुपी हुई थी वो लमूडा की तमाम प्लानिंग सुनकर गई थी और पता नहीं कैसे कैसे चोर ख्यालात पढ़कर गई थी। वो बेचैनी से उठकर टहलने लगा। पर्सनल सेक्रेटरी ने कमरे में आने की इजाजत तलब की। जनरल ने झुंझलाकर पूछा, क्या बात है? वो दरवाजे ही से कहने लगा, सर, किसी ने मेरे दिमाग में आने की कोशिश की थी। मैंने कोड वर्ड्स पूछे तो वो चला गया। कम बख्त मैरीना ही हो सकती है। सेक्रेटरी ने फिर चौंक कर कहा, सर, मैं फिर किसी को दिमाग में महसूस कर रहा हूं। जनरल ने उसकी खोपड़ी की तरफ उंगली उठाकर कहा, मैरीना, रुक जाओ। खुद को छुपाने की हिमाकत ना करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये तुम हो या तुम्हारे फराद के साथियों में से कोई है। तुम लोगों के सिवा और कोई दुश्मन हमारे करीब आने की जुर्रत नहीं करेगा। मैं वार्निंग दे रहा हूं। तुम्हारी ये जुर्रत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जनरल ने वार्निंग देते हुए कहा। सेक्रेटरी ने आंखें बंद कर ली थीं। वो डांट कर कहने लगा, आंखें खोलो। उसने आंखें नहीं खोली। वो उसे डांटने के लिए करीब आया तो पता चला सेक्रेटरी दरवाजे से टेक लगाए खड़े ही खड़े सो रहा है। उसके हल्के हल्के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। ये खतरे का अलार्म था। दिमाग के अंदर जो भी हस्ती थी वो सेक्रेटरी पर पूरी तरह कब्जा जमा चुकी थी और उसके जरिए जनरल को जख्मी कर सकती थी। ये बात दिमाग में आते ही उसने सेक्रेटरी के मुंह पर एक घूंसा मारा। वो बेचारा घूंसा खाकर लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। उसने फौरन ही दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बाहर से सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी, सर, वो मेरे अंदर से चला गया है। जनरल ने धाड़ते हुए कहा, गेट लॉस्ट यू फूल। खबरदार मेरे सामने ना आना। इंटरकॉम के जरिए गुफ्तगू करो। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जनरल दरवाजे के पास से चलता हुआ एक सोफे के पास आ गया। वहां बैठना चाहता था कि इंटरकॉम से इशारा मौसूल हुआ। उसने इंटरकॉम के पास आकर दूसरे सोफे पर बैठते हुए एक बटन को दबाया। फिर पूछा, हाँ बोलो। सेक्रेटरी की आवाज आई, सर, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर के बच्चे, तुमने उसे इतनी देर दिमाग में रहने क्यों दिया? सर, आपने उसे मेरे दिमाग में रोकने को कहा था। अगर मैं सांस रोकता तो वो दिमाग से निकल जाता। आप नाराज हो जाते। इसलिए जब तक आप बोलते रहे मैं उसे अपने अंदर बर्दाश्त करता रहा। फिर पता ना चला कि उसने किस तरह कब्जा जमाकर मुझे सुला दिया। अगर वो तुम्हारे जरिए मुझ पर हमला करता तो मैं क्या जवाब दूं सर? अगर आप हुक्म देते तो मैं बहुत पहले ही उसे भगा देता। जनरल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कहने लगा, ठीक है, कभी खुद भी अकल से काम लिया करो। यस सर। अगर कोई दिमाग में आए तो मेरे पास ना आना। यस सर। वो आने वाला चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, उसे सांस रोक कर भगा देना। यस सर। ट्रांसमीटर के जरिए मिस्टर लमूटा से रब्ता करो और उसे बताओ कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उस वक्त मेरे दिमाग में आया था जब मिस्टर लमूटा मुझसे अहम मामलात पर गुफ्तगू कर रहा था। यस सर। उसने इंटरकॉम से रब्ता खत्म कर दिया। जनरल ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। फिर रब्ता होने पर कहा, मिस्टर हॉलीमैन, मैं जनरल बोल रहा हूं। मेरे कोड वर्ड्स हैं RK7 RK7। दूसरी तरफ से होलीमैन ने कहा, वेल, मेरे कोड वर्ड्स हैं 7KR 7KR। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं?